सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे एनेस्थीसिया को लेकर लोगों में भ्रम और इलाज में भूमिका पर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में एनेस्थीसिया विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर तन्मय तिवारी से खास बातचीत। वार्ताकार हैं शैलेंद्र शर्मा। जब भी किसी मरीज को ऑपरेशन की सलाह दी जाती है तो उसके मन में कई तरह के सवाल और डर होता है। इनमें से एक एनेस्थीसिया यानी बेहोशी की दवा को लेकर होता है। आज एनेस्थीसिया केवल मरीज को बेहोश करने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये दर्द नियंत्रण, सांस और रक्तचाप की निगरानी और ऑपरेशन के दौरान मरीज की सुरक्षा का अहम हिस्सा है। फिर भी एनेस्थीसिया को लेकर लोगों में किस तरह के भ्रम है, ये किसी भी ऑपरेशन में कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसको लेकर किस तरह की सावधानियां बरती जाती हैं, ये हमारे शरीर पर किस तरह असर करती है और बदलते वक्त के साथ इलाज में एनेस्थीसिया की भूमिका को लेकर किस तरह के शोध सामने आए हैं। इन्हीं सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में एनेस्थीसिया विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर तन्मय तिवारी जी। सर, आपका आकाशवाणी पर स्वागत है। नमस्कार शैलेंद्र जी। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर एनेस्थीसिया है क्या, क्योंकि बहुत सारे जो सामान्य मरीज हैं जो ग्रामीण अंचल से आते हैं उनका इलाज भी शुरू हो जाता है और उनको मालूम नहीं होता है कि उनके इलाज का क्या क्या हिस्सा है। तो सर, आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर एनेस्थीसिया है क्या, ऑपरेशन के दौरान मरीज के लिए इसकी क्या क्या भूमिकाएं होती हैं और क्या ये सिर्फ मरीज को बेहोश करने की प्रक्रिया है या फिर इसका काम और ज्यादा है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि एनेस्थीसिया अगर आप देखें तो मेडिकल विज्ञान क्षेत्र की सबसे नवीनतम तकनीकों में से एक है, जिसका जन्म 150 से 200 वर्ष पूर्व अमेरिका के बोस्टन शहर में मैसाचुसेट्स हॉस्पिटल में हुआ था। और इस तकनीक की उपलब्धि की ये है कि इसके उत्पत्ति के बाद से मरीज को होने वाले ऑपरेशन के दौरान दर्द और उसकी सेफ्टी बहुत गुना बढ़ गई है। इसका डेवलपमेंट इस तरीके से हुआ कि जब भी आप कभी ऑपरेशन के लिए जाएंगे तो आप हमेशा ये कोशिश करें कि आप अपने सर्जन से मिलें और सर्जन के मिलने के साथ ही आप अपने बेहोशक और एनेस्थेटिस्ट से जरूर मिलने की चेष्टा जाहिर करें। ऐसा करने से आपकी जो बीमारी है जिसके लिए आपकी सर्जरी होनी है उससे रिलेटेड जो भी तकनीकी प्रॉब्लम्स आपके ऑपरेशन के दौरान आ सकती हैं उनको एक विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा पहले से देखकर, समझकर और उसको कंट्रोल करने के लिए जो भी चीजों की रिक्वायरमेंट होगी वो अपने लेवल से मैनेज करके करा जा सकता है। बिल्कुल सर, आप रोजाना बड़ी संख्या में मरीजों को देखते होंगे, उनके सवालों को सुनते होंगे, तो सर आम लोगों में एनेस्थीसिया को लेकर किस तरह का डर आपने देखा, मरीजों के मन में से लेकर किस तरह के सवाल होते हैं? देखिए, जब मरीज प्रथम बार किसी ऑपरेशन की प्रक्रिया से गुजरने वाला होता है तो उसके मन में कई तरीके के सवाल होते हैं कि मेरा ऑपरेशन कितनी देर का होगा, मेरे ऑपरेशन के दौरान मेरे ऊपर कितना दर्द की संभावना हो सकती है। ये एक बड़ा कॉमन सवाल होता है मरीजों का कि डॉक्टर साहब, बेहोशी के टाइम मुझे कुछ पता तो नहीं चलेगा, मुझे कुछ याद तो नहीं रहेगा, और अगर याद रहेगा तो क्या मैं उस चीज को देख के डर तो नहीं जाऊंगा। तो इन सभी मरीजों और सभी अस्पताल में आने वाले व्यक्तियों को मैं यही चीज बोलता हूं कि ये चीज बिल्कुल साधारण है। इसको समझने और इसके ऊपर नियंत्रण करने के लिए आपका ये चेष्टा होनी चाहिए कि आप अपने एनेस्थेटिस्ट से ये सारे सवाल खुल के ऑपरेशन से पूर्व पूछें कि क्या आपको ऑपरेशन के दौरान दर्द होगा। बिल्कुल दर्द नहीं होगा। सर, मरीज से पूछते भी हैं बीच बीच में कि आपको दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बहुत बढ़िया सवाल है। एनेस्थीसिया असर कर रही। इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि एनेस्थीसिया मूलतः 3 प्रकार का होता है। एक होता है जनरल एनेस्थीसिया, जिसमें मरीज पूर्ण बेहोश होता है। दूसरी तरीके का एनेस्थीसिया जो होता है वो होता है रीजनल एनेस्थीसिया, जो आज के समय में बढ़ रहा है। जैसे कमर के नीचे की अगर मान लीजिए कोई ऑपरेशन है, सिजेरियन सेक्शन है, पैर में चोट है, पैर में कोई गांठ है, जो सबसे सूक्ष्म लेवल का एनेस्थीसिया होता है वो होता है लोकल या फिर मॉनिटर्ड एनेस्थीसिया, जिसमें आपको नींद की कम मात्रा में दवाई देते हुए छोटी सी बायोप्सी करनी है या पेशेंट को बहुत ज्यादा घबराहट है किसी छोटे से प्रोसीजर के लिए जिसके लिए पूर्ण बेहोशी देने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे तरीकों में हम लोग लोकल एनेस्थीसिया और मॉनिटर्ड एनेस्थीसिया केयर करते हैं। जैसे सर दांत वगैरह उखड़वाते हैं तो उसमें किस तरह का देखिए, दांत वाले एनेस्थीसिया जब आप उखड़वाने जाते हैं तो यूजुअली लोकल एनेस्थीसिया या फिर मॉनिटर्ड एनेस्थीसिया केयर दी जाती है। लोकल एनेस्थीसिया मतलब शरीर के जिस हिस्से की छोटी सी जांच करनी है या दांत उखाड़ना है या मरहम पट्टी करनी है, चोट लगी है, बहुत ज्यादा दर्द है, तो उस एरिया में छोटा सा लोकल एनेस्थीसिया दे देते हैं और उतने हिस्सा सुन्न हो जाता है और पूर्ण बेहोशी में
मरीज की सभी क्रियाओं का पूर्णतः कंट्रोल एक विशेषज्ञ एनेस्थेटिस्ट के पास होता है। तो जनरल एनेस्थीसिया में तो आपको मॉनिटरिंग जब हम करते हैं, जिसमें हमको दिखता है कि मरीज का हार्ट रेट कितना है, मरीज की दिल की धड़कन कितनी है, और रीजनल एनेस्थीसिया में पेशेंट बिल्कुल खुश रहता है, सब कुछ सुनाई देता है, बीच में वो गाने भी सुन सकता है ऑपरेशन के दौरान, तो वो अपना काम आराम से कर सकता है और डॉक्टर ऑपरेशन भी चलता बीच में रहता है। कंफर्ट कराने के लिए मरीज से बात करते रहते हैं। तो रीजनल एनेस्थीसिया का बहुत उपयोग होने से ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से मरीज अडॉप्ट कर लेता है और इन चीजों पे बड़ा खुश रहता है। सर, ये तो बात हो गई मरीजों के मन में जो सवाल है एनेस्थीसिया को लेकर उसकी, लेकिन सर एक सामान्य अवधारणा ये भी है कि कई लोग मानते हैं कि एनेस्थीसिया का दिमाग और याददाश्त पर लंबे समय तक असर पड़ता है। क्या ये सामान्य भ्रम है या फिर कुछ मरीजों में ऐसी समस्या कई बार देखने को भी मिली? बहुत बढ़िया सवाल शैलेंद्र जी। देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि 3 बेहोशी के जो हम लोग की तकनीकें हैं, जनरल एनेस्थीसिया, रीजनल और लोकल, उसमें दिमाग पे असर पड़ने वाली जो आप बात कर रहे हैं वो जनरली जनरल एनेस्थीसिया के मरीजों में देखने में पाई जाती है, लेकिन सभी मरीजों में नहीं होती है। ये उन मरीजों में होती है जिनमें उनकी एसोसिएटेड कोई इलनेस होती है, जैसे कि आप बढ़ती हुई उम्र के हैं, आप 65 साल, 75 साल, 80 साल, और आपको पहले से भूलने की बीमारी है, या आप किसी न्यूरोलॉजिकल डिसीज से सफर कर रहे हैं, या आपको सर में चोट लगी है जिसके लिए आप उस ऑपरेशन के थ्रू जा रहे हैं। तो एनेस्थीसिया की दवाओं का जो असर होता है वो मूलतः 8 घंटे से 24 घंटे ऑपरेशन के बाद तक आप कह सकते हैं कि हो सकता है। लेकिन लंबे समय तक अगर किसी को याददाश्त की प्रॉब्लम है ऑपरेशन के बाद, तो उसमें बेहोशी से ज्यादा मरीज को ऑपरेशन से पहले जो बीमारी है वो ठीक तरीके से कंट्रोल नहीं हो पाई, जिसकी वजह से ऐसी दिक्कत आ सकती। सर, इसी से रिलेटेड सवाल ये भी है कि अगर जब किसी के अंदर ये सारी चीजें हैं तो क्या इसको परखा भी जाता है ऑपरेशन से पहले? बिल्कुल, टेस्ट भी किए जाते हैं? बिल्कुल। इसीलिए जो हम लोग के एनेस्थीसिया में एक चीज होती है PAC, जिसको हम लोग कहते हैं प्री एनेस्थीसिया चेकअप, और आपको ये कभी नहीं पता चलता है कि ये शरीर बेहोशी के दौरान कैसा बिहेव करेगा। इसी चीज को जांचने के लिए एनेस्थेटिस्ट द्वारा PAC को बहुत ज्यादा जरूरी बोला गया है कि अगर आपके पेट में का छोटा सा ऑपरेशन है, हाथ का छोटा सा ऑपरेशन है, किसी भी चीज का छोटा ऑपरेशन है जिसके लिए आपको चाहे लोकल एनेस्थीसिया भी लेना पड़ रहा हो, आप विशेषज्ञ एनेस्थेटिस्ट से मिलके अपनी PAC जांच जरूर कराएं। क्योंकि जब आप ये जांच कराते हैं तो डॉक्टर साहब के द्वारा आपसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं और आपके कुछ एग्जामिनेशंस किए जाते हैं, जिनसे हमको आपके शरीर में क्या चीज नॉर्मल से कम है, क्या चीज नॉर्मल से ज्यादा है, और वो चीजें पता लग जाती हैं बिफोर हैंड, और उनको फिर हम लोग को कंट्रोल करने में ऑपरेशन के दौरान बेहोशी के अंदर बहुत आसानी फील होता है। बिल्कुल सर, आपने जिस तरह से जानकारी दी सर की अलग अलग तरह के एनेस्थीसिया होता है, लेकिन हम देखते हैं कि मरीज भी अलग अलग एज के होते हैं, उनकी कंडीशन अलग होती है। तो क्या सर बच्चों, बुजुर्गों, हृदय और सांस की बीमारी वाले मरीजों या फिर गर्भवती महिलाओं में एनेस्थीसिया देते समय किसी अलग तरह की बातों का ध्यान रखा जाता है, और क्या हर मरीज के लिए इसका अमाउंट भी अलग होता है? बिल्कुल, जैसे PAC पे हम लोग जब हमारे पास मरीज आता है तो हम उसकी उम्र देखते हैं, हम उसका वजन लेते हैं, हम उसकी हाइट देखते हैं, हम उसके मेंटल स्टेटस देखते हैं, IQ लेवल देखते हैं कि कोई व्यक्ति बढ़ गया लेकिन उसकी अभी IQ कम है। तो हम सभी मात्राओं और सभी अवेलेबल रिसोर्सेज को जांच परख करके ही अपना एनेस्थीसिया का प्लान बनाते हैं। जैसे कि आपने कहा कि कोई गर्भवती महिला आती है, तो गर्भवती महिला में एक जान नहीं 2 जान है। तो जब भी हम ऑपरेशन कराते हैं तो हमारे दिमाग में ये बहुत क्लियर होता है कि हमें 2 जान लोगों की रक्षा करनी है, और उसी के हिसाब से हम अपना प्लान बनाते हैं कि किस व्यक्ति को कितनी डोज देनी है, किस व्यक्ति को कौन सा एनेस्थीसिया देना है, किस व्यक्ति में हमको ये चीज नहीं करनी है, और किस व्यक्ति के लिए हमको कितनी मात्रा में उचित ड्रग देनी है। तो ये सारी चीजें हम लोग पहले से ही निर्धारित कर लेते। सर, जो मरीज डरते हैं, जिनके मन में तमाम सवाल होते हैं कि हम जा रहे हैं ऑपरेशन के लिए, एनेस्थीसिया दिया जाएगा। देखिए, मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि एनेस्थीसिया के द्वारा कॉम्प्लिकेशन का रिस्क, अगर आप मृत्यु पूछें जो सबसे बड़ा रिस्क होता है, तो 2 लाख में से एक व्यक्ति की एक चांस होता है कि उसको एनेस्थीसिया के दौरान मृत्यु हो सकती। तो ये रिस्क अगर आप देखें तो सड़क पे चलते हुए एक्सीडेंट से और किसी ट्रक या ट्रॉली से कुचल कर मरने के रिस्क से बहुत कम है। और आज की तकनीक में, आज की पढ़ाई के द्वारा और आज जो एनेस्थेटिस्ट के अनुभव के द्वारा इन सब चीजों को आप पूर्णतः, देखिए, हम लोग को लोग भगवान कहते हैं, लेकिन हम लोग भगवान के सेवक हैं और जनता के सेवक रहते हैं। मृत्यु को रोकने के लिए हम पूरी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम लोग के भी कंट्रोल के बाहर होती हैं। जैसे मान लीजिए ऑपरेशन के दौरान रक्तस्राव ज्यादा हो गया, या ऑपरेशन के दौरान दिल की धड़कनों में कुछ पल्स रेट गिर गई, या कुछ धड़कनों में दिक्कत आ गई। लेकिन फिर भी मैं आपको ये आश्वासन दिलाना चाहूंगा कि एनेस्थीसिया का जो डेवलपमेंट है, और आने वाले समय में एनेस्थीसिया इकलौती ऐसी ब्रांच है जिसकी वजह से मरीज की मृत्यु दर में सबसे ज्यादा कमी, अगर आप रिसर्च की बात
बात करें तो सबसे ज्यादा मृत्यु दर में कमी लाने वाली कोई ब्रांच है तो वो एनेस्थीसिया ब्रांच। तो मतलब डरना नहीं है। देखिए, डर के आगे जीत है। अगर आप ऑपरेशन नहीं कराएंगे और अगर कोई बीमारी आपको ऑपरेशन के द्वारा ही सही होनी है तो वो बीमारी आपको परेशान करती रहेगी। तो डरिए नहीं, अपने अंदर की जो भी परेशानी है उसको डॉक्टर साहब से डिस्कस करिए। ऐसा कोई बीमारी का रास्ता नहीं है जिसको हम लोग बातचीत के द्वारा, जांच के द्वारा पता करके उसको नियंत्रण करके ऑपरेशन नहीं कराया जा सकता। बिल्कुल सर, आपने सर चर्चा के दौरान कहा कि जब एनेस्थीसिया दी जाती है कंप्लीट तौर पे तो हम खुद ही मॉनिटर भी करते हैं कि उनका हार्ट रेट क्या है, उनके बाकी चीज क्या है। तो सर ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि मरीज की सांस, ऑक्सीजन, ब्लड प्रेशर, हृदय गति और एनेस्थीसिया की गहराई जैसी चीजों की लगातार निगरानी में तकनीक का किस तरह से प्रयोग बढ़ा है, खासतौर पर जब मॉनिटरिंग के लिए तकनीक और आधुनिक उपकरण भी अब प्रयोग किए जा रहे हैं। एनेस्थीसिया इकलौती ऐसी ब्रांच है जिसकी वजह से अगर मृत्यु दर में कोई कमी आई है तो सबसे ज्यादा प्रभाव इस ब्रांच की वजह से आया है। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हम लोग के पास जब ऑपरेशन थिएटर में मरीज होता है तो वो पूरे टाइम मॉनिटर होता है। जैसे कि अगर बाई एग्जाम्पल बताना चाहूं तो जैसे अगर डॉक्टर साहब आपका 1 घंटे या 2 घंटे में आपका ब्लड प्रेशर ले रहे होंगे या आपकी सांस की धड़कनें सुन रहे होंगे, उसके एवज में अगर आप ऑपरेशन में होंगे तो आपके हाथ में जो ब्लड प्रेशर मॉनिटर होगा वो हर 2 मिनट 3 मिनट में अपने आप बीपी लेता रहेगा। लगातार आपकी ईसीजी मॉनिटरिंग हो रही होगी कि जिससे कि आपके दिल की धड़कन बिल्कुल नियंत्रण में रहे और हमारी आंखों के सामने रहे। तो मॉनिटरिंग तो एनेस्थीसिया का, अगर आप कहिए तो अगर एनेस्थीसिया शरीर है तो मॉनिटरिंग आपकी आत्मा है। बिना मॉनिटरिंग के हम एनेस्थीसिया की कल्पना भी नहीं कर सकते। जी सर, तो इसी में आपसे एक रिलेटेड सवाल है कि हाल के वर्षों में हमने देखा कि एआई का भी प्रयोग चिकित्सा क्षेत्र में ज्यादा बढ़ गया। तो ऐसे में क्या एनेस्थीसिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के इस्तेमाल पर काफी शोध जिस तरह से हो रहे हैं, क्या भविष्य में एआई एनेस्थीसिया की मात्रा तय करने और मरीज की स्थिति के अनुसार उसे नियंत्रित करने में डॉक्टर्स की मदद कर सकता है? शैलेंद्र जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एआई हम लोग इधर हाल फिलहाल 2-3 साल से सुन रहे हैं, लेकिन इस एआई का उपयोग एनेस्थीसिया में काफी पहले से कर रहे हैं। उसका मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि हम लोग के पास मॉनिटरिंग में ऐसे ऐसे उपकरण मौजूद होते हैं जो आपके शरीर में एक पल्स ऑक्स की वैल्यू को देख के बता सकते हैं कि ये मरीज को ऑपरेशन के दौरान ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। तो ये जो एआई का जो आजकल हम लोग चर्चा कर रहे हैं और बहुत ही वैलिड चर्चा हो रही है, इस एआई का उपयोग एनेस्थीसिया और क्रिटिकल केयर ब्रांच में जो हम लोग की एक्सट्रीम मॉनिटरिंग है उसमें हम लोग ये काफी पहले से कर रहे हैं। और रही बात आने वाले समय में, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि एआई का उपयोग समय के साथ धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन एआई केवल आपको एक चीज बता सकती है कि ये चीज होने वाली है, लेकिन उसको मैनेज करने के लिए आपको एआई के साथ सामंजस्य बैठाना पड़ेगा और एआई के साथ रियल इंटेलिजेंस, जो कि एक डॉक्टर और एक मनुष्य में ही ये रियल इंटेलिजेंस हो सकती है। मशीन केवल आपको ये बता सकता है कि ये चीज होने वाली है, लेकिन मशीन आपको ये नहीं बता सकता कि ये चीज ना हो उसके लिए क्या करना चाहिए। उसके लिए जरूरी है रियल इंटेलिजेंस, जो वर्षों की अथक मेहनत और अथक प्रयास और अथक मरीजों के साथ, अनुभव के साथ बन पाती है। और उस चीज को अगर हम आने वाला समय देखें तो हमारे जो ब्रांच की डेवलपमेंट होगा वो इसी श्रेणी में होगा कि कैसे एआई और रियल इंटेलिजेंस मिलके हम मरीज को ऑपरेशन के दौरान और सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण में रख सकें। बिल्कुल सर, हम रिसर्च की बात कर रहे हैं और हम एआई तकनीक की बात कर रहे हैं, तो सर आपसे समझना चाहेंगे कि जैसे हमने देखा कि हाल ही में मुंबई के एक अस्पताल के अध्ययन में इंडोस्कोपी जैसे मामलों में नाक के रास्ते से दिए जाने वाले एनेस्थेटिक स्प्रे का इस्तेमाल किया गया, जिसमें दर्द और ऑपरेशन से पहले की चिंता कम होने की बात सामने आई। तो सर क्या ऐसे नए प्रयोगों का भविष्य आप देखते हैं और क्या ये पारंपरिक एनेस्थीसिया का विकल्प बन सकते हैं? देखिए, एनेस्थीसिया में हम लोग शरीर के सभी तरीकों से हम लोग दवाई देने की कोशिश करते हैं। सबसे सीधा तरीका होता है कि मरीज को उसकी नसों के द्वारा खून के रास्ते से दवाई दे दें। दूसरा तरीका होता है कि मरीज को हम सुंघा के, जैसे आपकी श्वास नली के रास्ते हम कुछ दवाइयां दें जिससे वो चला जाए। तो ये श्वास नली के ही रास्ते में अगर आप देखें तो नाक का जो रास्ता होता है वो आपके एयरवे का ही पार्ट होता है। एयरवे का मतलब ये कि जो चीज हम लोग सांस लेने में उपयोग लेते हैं उसको ही हम एयरवे कहते हैं। तो ये भी जो रास्ता है नेजल रूट, उसका उपयोग भी हम लोग बहुत बार दवाइयां देने के लिए करते हैं, जिससे कि वो दवाइयां अच्छे से शरीर में पहुंच जाएं और उसका हम लोग मरीज की स्थिति को नियंत्रण करने में कर सकते हैं। बिल्कुल सर, अंत में आपसे जानना चाहेंगे सर, जो सामान्य मरीज है उसके लिए आपका संदेश क्या है? ऑपरेशन से पहले ज्यादा डर एनेस्थीसिया को लेकर जिन्हें लगता है, मरीज और उसके परिवार को एनेस्थीसिया से जुड़ी किन बातों की जानकारी जरूर होनी चाहिए? देखिए, मैं इस टॉक के माध्यम से यही कहना चाहूंगा। देखिए, एनेस्थीसिया जनरली जब कभी आप इलेक्टिव सर्जरी के लिए जा रहे हैं, जिसके लिए मतलब हमारे पास समय होता है, तो वो बहुत अच्छा समय होता है अपने शरीर को हेल्दी लाइफस्टाइल में कन्वर्ट करने के।
ऑपरेशन से पहले सबसे अच्छा तरीका है कि आप स्मोकिंग छोड़ सकते हैं, आप अपने अल्कोहल को पूर्णतः छोड़ सकते हैं, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से ऑपरेशन के बाद बहुत कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं। अगर आपको मोटापा है तो आपका जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर एनेस्थीसिया वाले, वो आपसे कहेंगे देखिए आप अपनी एक्सरसाइज कैपेसिटी बढ़ाइए, क्योंकि देखिए जब हम ऑपरेशन करते हैं और बेहोशी के उस दौर से गुजरते हैं तो हम लोग को सबसे ज्यादा किसी भी एनेस्थेटिस्ट से पूछेंगे तो सबसे ज्यादा कठिन मरीज वो यही बताएगा कि एक मोटा मरीज जो होता है वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसके अंदर इतनी सारी दिक्कतें हो सकती हैं एनेस्थीसिया के पर से कि उनको कंट्रोल करने में बहुत हम लोग को दिक्कत होती है। तो हम अपने मरीजों को यही कहते हैं कि आप ऑपरेशन से पहले अपने वजन को 4-5 किलो भी कम कर लेंगे तो आपकी ऑपरेशन के बाद आपकी लाइफ भी इंप्रूव होगी और ऑपरेशन के दौरान आपका रिस्क भी बहुत कम हो जाए। लेकिन एनेस्थीसिया का रिस्क इलेक्टिव सर्जरी में कंट्रोल करने की जिम्मेदारी एक बेहोशक से ज्यादा खुद मरीज की है कि अगर वो हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर लेगा, स्मोकिंग छोड़ देगा, अल्कोहल छोड़ देगा, फिजिकल एक्सरसाइज करेगा, तो नॉर्मल पब्लिक से मेरा यही संदेश है कि जब भी कभी सर्जरी के लिए आपकी प्लानिंग हो तो अपने एनेस्थेटिस्ट से जरूर मिलें, अपना प्री ऑपरेटिव एनेस्थीसिया चेकअप जरूर कराएं और आपके पास सबसे अच्छा समय है अपनी खराब आदतों को, गलत आदतों को रोककर सही आदतों को अपनाने का। पीएसी के बाद जो समय होता है उसको आप अच्छी तरीके से अडॉप्ट करके अपने आप में अच्छे चेंजेस ला सकते। बिल्कुल सर, एनेस्थीसिया पर महत्वपूर्ण जानकारी देने और लोगों के बीच इसे लेकर सामान्य भ्रम को दूर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी, और मैं श्रोताओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम के माध्यम से एनेस्थीसिया जैसे एक सब्जेक्ट जिसके बारे में कम बातचीत होती है और जनरली पर्दे के पीछे का काम होता है, उसको सुन के जब भी कभी सर्जरी कराने जाएं तो अपने एनेस्थेटिस्ट से मिलें और अपने दिल की जो भी क्वेश्चन है उनसे डायरेक्टली बात करके अपने डर को दूर करने की कोशिश। धन्यवाद। सामयिक चर्चा में अभी आप सुन रहे थे एनेस्थीसिया को लेकर लोगों में भ्रम और इलाज में भूमिका पर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में एनेस्थीसिया विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर तन्मय तिवारी से खास बातचीत। वार्ताकार थे शैलेंद्र शर्मा।